नमस्कार। हिंदी नाटक विकास परंपरा में जो तीसरा सोपान है प्रसादोत्तर नाटक, आज हम इस व्याख्यान में उसी पर चर्चा करेंगे। और प्रसादोत्तर नाटक विकास यात्रा में जो महत्वपूर्ण नाटककार रहे हैं उनके संदर्भ में हम संक्षेप में यहाँ चर्चा करेंगे। इन नाटकों में सबसे पहली परंपरा बौद्धिकतामूलक और समस्यामूलक नाटकों की रही। इस दौर के रचनाकारों में हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र और उपेंद्र नाथ अस के साथ विष्णु प्रभाकर और उदय शंकर भट्ट का नाम लिया जा सकता है। बौद्धिकतामूलक और समस्यामूलक नाटकों पर चेखव और इब्सन का विशेष प्रभाव हमें दिखाई देता है। इस दौर के नाटककारों ने समाज की समस्याओं का यथार्थमूलक चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया। प्रसाद युगीन भावुकता की जगह बौद्धिकता का प्रयोग इन नाटकों की सर्वप्रमुख विशेषता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने 3 प्रमुख नाटक लिखे, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य और राक्षस का मंदिर। सन्यासी में वैराग्यवादी प्रवृत्तियों की आलोचना की गई है। मुक्ति का रहस्य में भारतीय और पश्चिमी संस्कृति को आमने सामने रखकर वस्तुपरकता को परखने का प्रयास किया गया है। वहीं राक्षस का मंदिर एक गणिका के माध्यम से नैतिकता और मूल्यपरकता की पड़ताल पिता पुत्र के माध्यम संबंधों के माध्यम से इसमें की गई है। उपेंद्र नाथ अस जी ने भी कुछ प्रमुख नाटकों की रचना की, जिनमें उड़ान, छठा बेटा और अंजो दीदी की विशेषतः चर्चा की जा सकती है। अस जी ने यात्रिकता के स्थान पर, या यूँ कहें कि यंत्रवत जो संस्कृति है उसकी जो आरंभिक विकृतियां हैं, उन विकृतियों की चर्चा उनके नाटकों में दिखाई देती है। और इस दौर का जो अवसरवाद और महत्वाकांक्षा के बीच जो विकृत मूल्य अंकुरित हो रहे थे वो भी उनके नाटकों में दिखाई देते हैं। अंजो दीदी एक ऐसी महिला की गाथा है जिसके लिए जीवन यंत्र और रूटीन की खानापूर्ति से अधिक कुछ भी नहीं रहा है। उसका जीवन जैसे घड़ी की सुइयों में अटक कर रह गया हो। वक्त की पाबंदी वह अपने ऊपर ही नहीं, परिवार के अन्य सदस्यों पर भी थोपना चाहती है। यहाँ तक कि उसका अपना भाई भी अंजो दीदी को विकृत मानसिकता वाली महिला समझता है। घर के अन्य सदस्यों के द्वारा की गई उपेक्षा से आहत अंजो दीदी अंततः आत्महत्या कर लेती है। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया नाटक डॉक्टर भी इसी श्रेणी का है। इसका नायक सतीश चंद्र अपनी पत्नी मधुमालती का सिर्फ इस कारण से परित्याग कर देता है क्योंकि वह अशिक्षित है। परित्याग के पश्चात मधुमालती डॉक्टरी की पढ़ाई करती है और डॉक्टर बनने के पश्चात बदले हुए नाम डॉक्टर उर्मिला के रूप में क्लिनिक चलाती है। नाटक के अंत में सतीश चंद्र जब अपनी दूसरी पत्नी का इलाज कराने इसी क्लिनिक में आता है तो अपनी पहली पत्नी को डॉक्टर के रूप में देखकर हतप्रभ रह जाता है। वह पूछता है, अरे मधुमालती तुम? इस पर मधुमालती का उत्तर होता है, मधुमालती नहीं, डॉक्टर उर्मिला, और तुम्हारे लिए सिर्फ डॉक्टर। बौद्धिकतामूलक नाटकों के पश्चात 40 के दशक में नाट्य लेखन तथा रंगमंच के विकास के लिए कुछ प्रमुख संस्थाएं गठित हुई, जैसे भारतीय जन नाट्य संस्था इप्टा और पृथ्वी थिएटर। इप्टा के में प्रगतिशील विचारधारा को केंद्र में रखकर नाटकों तथा रंगमंच के विकास में योगदान को रेखांकित किया गया। नाटक तथा रंगमंचों के विकास के योगदान में इस संस्था का महत्वपूर्ण भूमिका रही, जबकि पृथ्वी थिएटर पर यह आरोप लगता रहा कि आरंभिक नाटकों में इसने पारसी रंग शैली का निर्वाह किया। हालांकि आगे चलकर पृथ्वी थिएटर्स का रुझान भी जनोन्मुखी हो गया था। नाटक विकास परंपरा में अगली कड़ी स्वतंत्र नाटक है उनकी रही, और इस दौर के नाटककारों में हबीब तनवीर, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर तथा मोहन राकेश की प्रमुख भूमिका रही है। स्वतंत्रता के पश्चात बदलते हुए सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिवेश की चर्चा इन नाटकों में दिखाई देती है, लेकिन इसके साथ ही पूंजीवाद, मध्यम वर्ग और इन दोनों के घोलमेल से जिस व्यक्तिवादिता का जन्म हुआ उसकी भी चर्चा इस दौर के नाटककारों में केंद्रीय विषय के रूप में रही।
अस्तित्ववाद से उत्पन्न मानसिक विकृतियों जैसे अकेलापन, अजनबियत तथा तनाव को भी इस दौर के नाटककारों ने अपने नाटकों का कथ्य बनाया। जगदीश चंद्र माथुर ने 2 महत्वपूर्ण नाटकों को लिखा, पहला राजा तथा कोणार्क। पहला राजा पहले प्रजापति प्रथु के माध्यम से स्वतंत्र भारत की उन समस्याओं को देखने की कोशिश है जो समस्याएं स्वतंत्र भारत के प्रथम राजा के समक्ष खड़ी थी। कोणार्क में एक रचनाकार कलाकार की रचनाधर्मिता तथा समाज धर्मिता के बीच द्वंद्व को उभारने का प्रयास किया गया है। आधुनिक भारत की यह सबसे बड़ी विडंबना रही है कि व्यक्ति सृजनशीलता तथा सामाजिक सरोकारों में किसका चयन करे अथवा दोनों के बीच किस मात्रा में आनुपातिक विवेक का प्रयोग करे। धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया नाटक अंधा युद्ध के आखिरी दिन तथा युद्ध के पश्चात बदलते हुए परिदृश्यों पर चर्चा करने वाला एक मार्मिक दस्तावेज है। युद्ध के माध्यम से भारती जी ने यह दिखाने का प्रयास किया कि युद्ध चाहे पौराणिक रहा हो चाहे आज का, उससे न्याय अन्याय की स्थापना तो भले संभव है, लेकिन सामान्य जन के लिए युद्ध कभी हितकारी नहीं हो सकता। मोहन राकेश ने 3 प्रमुख नाटकों की रचना की, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस। मोहन राकेश के नाटकों में आत्म केंद्रितता, दायित्व शून्यता तथा पलायनवादी प्रवृत्तियां महत्वपूर्ण रही है। घोर व्यक्तिवादिता के कारण सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा भी कहीं न कहीं इन नाटकों में झलकती है। आषाढ़ का एक दिन का नायक दायित्व शून्य नायक है। उसके लिए न तो विवाह महत्वपूर्ण और न ही प्रेम। जिससे प्रेम करता उससे विवाह नहीं और जिससे विवाह करता उससे प्रेम नहीं। व्यक्तिगत दायित्व के रूप में वह न तो प्रेम की मर्यादा बचा पाता है और न ही राज्याधिकारी के रूप में राज्य सत्ता के दायित्वों को। अंत में उसका आत्मनिर्वासन और उसके पलायनवादी होने का ही प्रमाण है। लहरों के राजहंस का नायक नंद गौतम बुद्ध का चचेरा भाई है। उसकी पत्नी सुंदरी एक तरफ उसे रूप लावण्य के आकर्षण से अपनी ओर खींचती है तो दूसरी तरफ बुद्ध की मोहग्रस्तता जो सभी मोहों से परे है। यह नंद तय नहीं कर पाता कि निवर्ती और प्रवृत्ति में किसका चयन करे। नाटक आधे अधूरे विवाह, परिवार तथा नैतिकता जैसी सामाजिक इकाइयों के छिजते रूप का पता देता है। इसकी नायिका सावित्री अपने पति के अलावा 4 अन्य पुरुषों की अंकशायनी है। सावित्री जीवन और संबंधों की बारीकियों को नहीं पहचान पाती। सावित्री का परिवार व्यक्तिगत स्तर पर पारिवारिक बोध से विखंडित है। इस घर में मात्र परिवार नाम का एक प्रचलन है। वास्तव में न तो उसका कोई अर्थ है और न ही उसकी कोई अहमियत। 50 के दशक के पश्चात असंगत तथा निरर्थकता बोध से युक्त नाटक रचे गए। मर्दुला गर्ग का नाटक एक और अजनबी, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक मादा कैक्टस तथा मुद्रा राक्षस का नाटक संतोला इसी श्रेणी के नाटक है। एक और अजनबी की नायिका विवाह से पहले जिस युवक से प्रेम करती है वह युवक उसके लिए हमेशा अजनबी की तरह ही प्रस्तुत हुआ। विवाह को नकार कर उसका विदेश जाना अजनबियत का ही पर्याय है। नायिका जब विवाह के पश्चात अपने पति से जुड़ती है तो भावनात्मक राग की कमी के कारण उसका पति भी उसे एक अजनबी की तरह ही प्रतीत होता है। मादा कैक्टस का नायक अरविंद पेशे से एक लेखक है। जब वह अपनी प्रेमिका से मिलता है तो उसे प्रतीत होता है जैसे उसकी प्रेमिका इस रचनाकार की सृजनशीलता को सोखती जा रही हो। प्रेमिका के पश्चात जैसे ही वह अपनी पत्नी से मिलता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके संसर्ग से उसकी पत्नी जैसे सूखती जा रही है। संतोला भी असंगत नाटकों में एक प्रमुख नाटक है। इसके नायिका संतोला अपने पति भुवन को छोड़कर इतिहास के प्रोफेसर शरण से अनैतिक संबंध स्थापित करती है। संबंध और भावना दोनों की शून्यता को दर्शाते नाटककार ने भुवन को ही मुखौटा के रूप में प्रोफेसर शरण की तरह प्रस्तुत किया है। प्रोफेसर शरण का मुखौटा पहने भुवन ही अपनी पत्नी से बार बार मिलता है, परंतु संतोला इसे समझ नहीं पाती। नाटक के अंत में विकृत मानसिकता तथा निरर्थकता की पराकाष्ठा तब दिखती है जब एक गुफा में दरवाजे के बंद होते ही संतोला तथा इतिहास के अन्य शोधार्थी एक दूसरे के मांस को नोचकर खाने लगते हैं।
अद्यतन नाटकों में समाज, राजनीति तथा व्यवस्था विरोध की कई एक धाराएं देखने को मिली। व्यवस्था के नाम पर व्यवस्था की इकाइयों में लगी सेंध की चर्चा ही व्यवस्था विरोधी नाटकों की केंद्रीय प्रवृत्ति रही है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक बकरी, हमीदुल्लाह का नाटक दरिंदे तथा बिशम साहनी ने कबीरा खड़ा बाजार में व्यवस्था विरोधी नाटकों में प्रमुख गिनती की जा सकती है। अद्यतन नाटकों में नारी विमर्श तथा दलित विमर्श की संभावनाएं भी जुड़ती जा रही है। अलका श्रावगी तथा मैत्री पुष्पा जैसी महिलाओं का नाट्य लेखन में आना नारी विमर्श की प्रबल संभावनाओं को बढ़ावा दे सकता है। नाट्य लेखन परंपरा एक विकसनशील परंपरा है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण आयामों के जोड़े जाने की अभी भी संभावना है। साहित्य जगत में नाट्य संस्कार की जगह उपन्यास को ही बढ़ावा मिल रहा है। नाट्य कला के प्रति रुचियों का सिमटना स्वाभाविक है। ऐसे में पाठक तथा प्रेक्षक को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए नाटक और रंगमंच के ढीले ढाले रिश्ते को कसने की आवश्यकता है तथा इस विधा को और व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।